नमस्कार बच्चों, कल का जो टेस्ट होने वाला है आप लोग का, उसी टेस्ट का क्वेश्चन आज हम लोग रिवीजन करेंगे। उसी क्वेश्चन के बारे में प्रैक्टिस कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन का क्या क्या आंसर है। जो क्वेश्चन आप लोग को नोट्स में मिला है, जो आप लोग का कल टेस्ट होने वाला है, टेस्ट 4 को किताब से मिला के हुआ, चारों सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, सिविक्स से और इकोनॉमिक्स से। हिस्ट्री का 2 चैप्टर का टेस्ट होगा, ज्योग्राफी का भी 2 चैप्टर का, सिविक्स का 2 चैप्टर और इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर। ये चैप्टर का आपका टेस्ट होने वाला है। अब इनमें से आज हम लोग इसका जो पहला चैप्टर का नोट्स था वो आप लोग को मिल चुका था। दूसरा चैप्टर का जो नोट्स मिला है उसी का आज हम लोग तैयारी करेंगे, उसी के बारे उसका आंसर जानेंगे। अब जो इतिहास का सबसे जो दूसरा चैप्टर है, रूसी क्रांति, उसी के बारे जानेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका ऑप्शन सिर्फ सबका आंसर आपको बताते चलेंगे, उस आंसर को ध्यान से सुनते चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि लुई ब्लॉन्क कौन था। तो पर इतना याद रखिए, लुई ब्लॉन्क का संबंध किस देश से था? तो फ्रांस से था। पहला चीज, लुई ब्लॉन्क कौन था? जैसे यहाँ ऑप्शन दिया, एक राष्ट्रवादी, एक वैज्ञानिक, एक उद्योगपति, एक इनमें से कोई नहीं। इनमें से याद रखिएगा, लुई ब्लॉन्क एक राष्ट्रवादी थे। दूसरा, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? या इसी क्वेश्चन को अगर घुमा करके पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणराज्य की स्थापना हुई, तो दोनों में एक ही जैसा कॉमन आएगा, सिर्फ हल्का सा अंतर है कि क्वेश्चन को घुमा के। तो वाइमर गणराज्य की स्थापना के बारे में बोला गया है। वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 1918। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर पूछा जर्मनी में किस गणराज्य की स्थापना हुई, तो किस गणराज्य की? वाइमर गणराज्य। अगर पूछ दिया कि जर्मनी में किस गणराज्य की, तो वाइमर गणराज्य। और वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो 9 नवंबर 1918। अगला बोला गया है, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जो जुलूस था वह विंटर पैलेस पहुंचा था। इतना याद रखिएगा, विंटर पैलेस जो जुलूस पहुंचा था, तो यहाँ विंटर पैलेस जो शब्द आया है उस क्या था? जार का महल। अब जार का महल में जो जुलूस पहुंचा था वह किसके नेतृत्व में? पादरी ग्यापोन के नेतृत्व में पहुंचा था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो लेनिन के बारे में हम लोग पढ़े थे, व्लादिमीर लेनिन, जो रूसी बोल्शेविक पार्टी के क्या थे? नेता थे। अक्टूबर क्रांति का प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? तो रूस का प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? केरेंस्की, जो अंतरिम सरकार के रूप में रूस के प्रधानमंत्री थे। आगे, जार किस देश का शासक था? तो जार कहाँ का राजा था? तो याद रखिएगा, रूस का शासक था जार। कुलक से आप क्या समझते हैं? तो कुलक यहाँ पर अर्थ क्या होता है? देखिए, किसान जो धनी किसान थे या किसानों की जो अच्छी स्थिति थी, उसी चीज को यहाँ कुलक कहा गया है। एक तरह से रूस के धनी किसान को क्या कहते हैं? तो उसको भी हम लोग कुलक कहते हैं। क्वेश्चन को अगर रिपीट करके घुमा करके पूछे एग्जाम में कि रूस के धनी किसान को क्या कहते हैं, तो कुलक कहते हैं। और कुलक से आप क्या समझते हैं? तो किसान की जो अच्छी हालत थी, स्थिति थी, उसको कुलक कहा जाता था। उसके बाद कहा गया, रूस में कोलखोज क्या था? कोलखोज का अर्थ आप लोग को बताए थे, रूस में जो सामूहिक खेती होता था, उसी खेती को वहां कोलखोज के नाम से जाना जाता था। तो सामूहिक खेती को क्या कहते थे? कोलखोज कहते थे। आगे समझिए, 1929 में किसने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया? अब एक तरह से हम लोग पढ़े थे कि जब रूस में रूसी क्रांति हुआ, उसके बाद रूस में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसी परिवर्तन के तहत सामूहिकरण भी एक परिवर्तन था। इसकी शुरुआत किसने की थी? स्टालिन ने की थी। लेनिन के बाद जो नेता आए थे वह थे स्टालिन, और उन्होंने ही क्या किया? सामूहिकरण शुरू किया था। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? या लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा? अब यह क्वेश्चन को सिर्फ घुमा करके पूछा गया। इस क्वेश्चन को या के बाद जो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर से समझिए क्या है। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन के बाद कौन आया? स्टालिन आया। अगर या करके पूछा है कि लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा था, तो लेनिन ने जो बोल्शेविक पार्टी था उसका नाम बदलकर क्या रख दिया? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। समझे? तो अगर बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। और यहां पूछा गया कि लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो स्टालिन। आगे देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो इसका डेट तो याद रखिएगा, 1991 में सोवियत संघ के जितने भी राज्य थे या देश शामिल थे वह सब बिखर गए, टूट गए थे।
आगे ध्यान दीजिए, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? समाजवादी विचारधारा की अगर शुरुआत किया जाए तो यहाँ सब के सब जितने भी व्यक्ति है सब समाजवादी से ही जुड़े थे। रॉबर्ट ओवन भी थे, कार्ल मार्क्स भी थे, लुई ब्लॉन्क भी थे, फ्रेडरिक एंजल्स भी थे। लेकिन इनमें से अगर वास्तव में पूछा जाए कि समाजवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे तो कार्ल मार्क्स थे। इन्हीं के द्वारा इसकी परिभाषा भी दी गई और इसका शुरुआत भी किया गया कार्ल मार्क्स का। आगे याद रखिएगा पहला विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, तो इतना याद रखिएगा 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध का डेट याद रखिएगा 1939 से 1945। तो पहला विश्व युद्ध पूछा है तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ था। आगे समझिए, उसके बाद पूछा गया लेनिन कौन था, तो लेनिन के बारे में याद रखिएगा कि लेनिन कौन था, तो बोल्शेविक पार्टी का नेता था। लेनिन जो था वो बोल्शेविक पार्टी का नेता था और इसी बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया था, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। इसी बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया? अब रूस के जो राजा थे जार निकोलस द्वितीय, उन्होंने अपना त्याग पत्र, अपना गद्दी कब छोड़ा था, तो डेट याद रखिएगा 2 मार्च 1917 को उन्होंने अपना गद्दी छोड़ा था। 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था, तो 1917 से पहले रूस पर किसका शासन था, तो याद रखिएगा यहाँ पर आ जाएगा आंसर जार निकोलस द्वितीय। 1917 से पहले रूस पर राजा जो था वह कौन थे, तो जार निकोलस द्वितीय। तो इसका आंसर आपका यहां पर आ जाएगा जार निकोलस द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि किस क्रांति के माध्यम से समाजवादियों ने रूस में सत्ता संभाली। अब यहां समाजवादी के बारे में बोला गया, तो समाजवादी कौन थे, जो कार्ल मार्क्स के विचारों को मानते थे। अब यहां पर आप लोग पढ़े थे कि रूस में या यूरोप में जो व्यक्ति थे वह 3 विचारों में बट गए थे। अब उन्हीं 3 विचार में से एक विचार के लोग थे समाजवादी। तो उन्होंने समाजवादियों ने रूस में सत्ता कब संभाली थी, इस घटना के बारे में बोला गया। तो याद रखिए अक्टूबर 1917। अक्टूबर 1917 में अक्टूबर क्रांति 1917 जब हुआ, उसके बाद समाजवादियों ने रूस में क्या की, सत्ता को संभाला। रूसी क्रांति कब हुई थी, या फिर रूसी क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो अगर रूसी क्रांति सिर्फ साधारण में पूछा जाए तो हो जाएगा पेट्रोग्राद क्रांति। रूसी क्रांति के बारे में अगर पूछा जाए रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। और रूसी क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी, तो रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद क्या था, उस समय रूस की राजधानी थी। उस समय रूस की राजधानी पेट्रोग्राद थी, तो पेट्रोग्राद से ही यह क्रांति शुरू हुई थी। ड्यूमा किस देश का संसद था, तो ड्यूमा के बारे में याद रखिएगा ड्यूमा रूस का संसद। ड्यूमा किस देश का संसद था, तो रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। दुनिया में जितने भी देश की संसद होते हैं उनके नाम अलग अलग प्रयोग किया जाता है, उसी तरह ड्यूमा का प्रयोग किया गया किसके लिए, रूस के संसद के लिए ड्यूमा शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे ध्यान समझिए। 18 रूसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब रूसी क्रांति जो हुआ था वह क्यों हुआ था और इसके पीछे कारण था। इस तरह का क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा, इस तरह का कथन वाला क्वेश्चन, इसमें डाउट हल्का हम लोग को ज्यादा होता है। इसमें आपको डीपली अगर पढ़े हैं, पूरा कहानी को सही से समझे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और अगर कहानी को नहीं पढ़े हैं, सिर्फ क्वेश्चन का भरोसा में जाइएगा तो दिक्कत क्या होता है। देखिए यहाँ पर रूसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। उद्देश्य यहाँ पर चारों का चारों लगभग मिलता जुलता है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, एक जमीन किसानों को देना, कारखाना पर मजदूर का नियंत्रण और गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। लगता है कि चारों का चारों एक ही जैसा है और बहुत सारा स्टूडेंट इसमें कई बार क्या करते हैं, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन को चुनते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं होगा। इसमें देखिए क्या है, जमीन किसानों को देना और कारखाना पर मजदूर का नियंत्रण। 2 नंबर और 3 नंबर। तो 2 और 3 ऑप्शन किसमें है, तो देखिए 2 और 3 बोला गया, ख नंबर। समझे। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र के विपरीत धुरी राष्ट्र केंद्रीय शक्ति में शामिल देश कौन कौन से।
अब देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें यूरोप के जो देश थे वो दो गुटों में बट गए थे। एक केंद्रीय शक्ति जिनको धुरी राष्ट्र कहा जाता था और एक इसी के ऑपोजिट में थे जिनको मित्र राष्ट्र कहा जाता था। दो प्रकार के देश, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अब यहाँ सिंबल में कहा गया है किन शक्तियों को केंद्रीय शक्ति कहा जाता है। अब ऑप्शन देखिए, केंद्रीय शक्ति के बारे में पूछा गया, आपसे यहाँ मित्र राष्ट्र के बारे में नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया धुरी राष्ट्र के बारे में। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? जर्मनी जापान ऑस्ट्रिया, या जर्मनी ऑस्ट्रिया तुर्की, या जर्मनी इटली तुर्की, और जर्मनी इटली और भारत। इनमें से कौन से देश थे? तो याद रखिए जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया और तुर्की। तो ख नंबर आंसर आपका इसमें होगा। अगर केंद्रीय शक्ति पूछा जाए या धुरी राष्ट्र पूछा जाए तो इसमें आ जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ये किस तरफ से थे? तो धुरी राष्ट्र से। अगला देखिए 20 नंबर, 1939 से 1945 के बीच, 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इस दौरान ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ मित्र राष्ट्र में शामिल थे, जबकि धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे अथवा किन शक्तियों को धुरी शक्ति कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए पिछला वाला ही क्वेश्चन है, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ डेट को चेंज कर दिया। हम लोग पिछला वाला में था प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ था आपका द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध में देश हल्का चेंज हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन थे? तो याद रखिएगा जर्मनी थे, इटली और जापान। ये किसमें शामिल थे? धुरी राष्ट्र में। और जब पहला विश्व युद्ध बोलेंगे तो पहला विश्व युद्ध में आता है जर्मनी, एक ऑस्ट्रिया और तुर्की, ये देश शामिल थे। चलिए आगे ध्यान दीजिए। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? जो जारशाही का पतन हुआ था, जार का जो पतन हुआ था, उस घटना को क्या कहते हैं? तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या रखा गया था? सेंट पीटर्सबर्ग क्या था? तो पहले रूस का राजधानी। 1917 में जब रूसी क्रांति हुआ तो रूस का राजधानी को चेंज कर दिया गया, उसका नाम को बदल दिया गया। उसका नाम बदल कर क्या रखा गया? पेट्रोग्राद। याद रखिएगा पेट्रोग्राद क्या था? रूस की नई राजधानी। वही सेंट पीटर्सबर्ग था ही, लेकिन उसका नाम बदल करके क्या रखा गया? पेट्रोग्राद रखा गया। मार्फा वर्सिलेवा कौन थी? अब इसके बारे में क्या याद रखिएगा? एक बहादुर महिला कारीगर। इनका भी संबंध रूस की क्रांति से ही था और ये एक बहादुर महिला कारीगर थी। अगला, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? अब खूनी रविवार आप लोग पढ़े होंगे, ये 1905 की क्रांति का घटना। अब 1905 की क्रांति के दौरान जो खूनी रविवार हुआ था वो किस दिन हुआ था? 20 जनवरी 1905 को। 20 जनवरी 1905 को ये घटना घटा था। तो यहाँ डेट के हिसाब से पूछा है तो 20 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के दिन को जाना जाता है। अगला है साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? तो जब भी साम्यवादी या समाजवादी का बात आएगा तो उसमें नाम याद रखिएगा किसका? कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स थे उनका संबंध हमेशा किससे जोड़ा जाता है? साम्यवाद या समाजवाद से। आगे देखिए, कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली जो सामूहिक खेती होती है, कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? तो इसमें इसका आंसर आएगा कम्यून। और इसी कम्यून को हम लोग कोलखोज कहते थे, याद रखिएगा कोलखोज। जो सामूहिक खेती होता था रूस में, उसी सामूहिक खेती को हम लोग क्या कहते हैं? कोलखोज। यहाँ पर उसके लिए एक नया शब्द आया, कम्यून शब्द का भी प्रयोग होता था। रविन्द्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? तो याद रखिएगा 1930 में वह रूस की यात्रा पर गए थे। समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? अभी आपको बताएं। समाजवाद का जब भी नाम आएगा तो किनका? कार्ल मार्क्स। समाजवाद से जुड़ा हुआ जब भी कोई नाम आएगा तो उसमें क्या नाम याद रखिएगा? कार्ल मार्क्स का। चलिए आगे देखिए। अब जब भी समाजवाद आएगा तो उसमें एक नाम याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? जिसको हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो सामाजिक उपबंध किसने लिखी थी? रूसो द्वारा इसकी रचना की गई। कार्ल मार्क्स कहाँ के निवासी थे? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे, वह जर्मनी के रहने वाले थे। अगला है दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दास कैपिटल की भी रचना किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई। दुनिया के मजदूरों एक हो नारा किसने दिया था? ये भी याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स के बारे में। तो इधर अधिकांश जो थे कार्ल मार्क्स से ही समाजवाद का हिस्सा जुड़ा हुआ था, इसीलिए दुनिया के मजदूरों को एक होने का नारा भी कार्ल मार्क्स द्वारा ही दिया गया था। आगे देखिए 33 नंबर बोला गया पेट्रोग्राद सोवियत। पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म कब हुआ? पेट्रोग्राद के बारे में बताए थे, जो रूस की राजधानी थी जिसका नाम बदल
कर सेंट पीटर्सबर्ग से नाम बदल करके क्या रखा गया, पेट्रोग्राद। तो पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म कब हुआ था, तो पेट्रोग्राद सोवियत का जो जन्म हुआ था याद रखिएगा 27 फरवरी 1917 को। 27 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ था। रूस के संपन्न मतलब धनी किसान को क्या कहा जाता है, रूस के जो धनी किसान थे उनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता है, तो याद रखिए कुलक। रूस के धनी किसान को क्या कहा जाता है, कुलक कहा जाता है। 1917 से पहले रूस पर किसका शासन था, तो 1917 से पहले रूस पर जार निकोलस I का, जार निकोलस II, जार निकोलस III या जार निकोलस IV। तो इनमें याद रखिएगा जार निकोलस II मतलब द्वितीय। तो जार निकोलस द्वितीय का शासन चलता था कब, 1917 से पहले। आगे देखिए रूसी संसद का क्या नाम था, तो रूसी संसद के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो रूसी संसद को ड्यूमा कहा जाता था। या ड्यूमा क्या है, तो रूस के संसद का नाम। क्वेश्चन घुमाकर पूछे अगर ड्यूमा क्या है तो रूस के संसद का नाम है, और रूसी संसद का क्या नाम है, तो ड्यूमा है। आगे ध्यान दीजिए। 37 नंबर से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। अब हम लोग बात हैं जो पढ़े थे हम लोग, यूरोप में 3 प्रकार के विचारधारा के लोगों के बारे में पढ़े थे। पहला उदारवाद, याद ही होगा आप लोग को। दूसरा समाजवाद, उदारवाद पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे रूढ़िवाद, और तीसरा जो व्यक्ति थे जिनको कहा जाता था रेडिकल। ये 3 विचार के लोग थे यूरोप में। अब इनमें से उदारवाद लोग ऐसे थे जो चाहते थे सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। तो यहाँ पर बोला गया है कि निम्न में से यूरोप में कौन सा ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले और जगह मिले। तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका उदारवादी समूह के लोग। आगे ध्यान दिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत मतलब अलग भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। अब ये जो विश्वास था, ये जो कहना था, ये किसका कहना था, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था कि एक अलग से समाज का निर्माण करना पड़ेगा, तभी जाकर रखे हम लोग पूंजीवादी शोषण से मुक्ति पा सकते हैं। तो पूंजीवादी शोषण से मुक्ति पाने के लिए जो उपाय बताया था वो किसने, कार्ल मार्क्स ने। फिनलैंड, लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे, मतलब ये जो देश आते हैं वह किसके साम्राज्य में शामिल थे, किसके, तो याद रखिएगा रूसी साम्राज्य। और इन्हीं से मिल करके सोवियत संघ बना था। तो रूसी साम्राज्य के ये हिस्से थे या ये देश रूसी साम्राज्य में शामिल थे। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया, तो इसके लिए पार्टी का नाम हम लोग पढ़े थे रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी था, इसी की स्थापना कब की गई थी, 1898 में। और इसमें कौन से विचारधारा के लोग शामिल थे, तो समाजवादी विचारधारा के लोग इसमें शामिल थे। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधन के बीच युद्ध छिड़ गया। अब यूरोप में 2 प्रकार के राष्ट्र बट गए थे। एक खेमे में जर्मनी शामिल था, ऑस्ट्रिया शामिल था, तुर्की था। जो एक हिस्सा था जिसमें 3 देश थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, जिनको हम लोग पढ़े थे कौन सा राष्ट्र के रूप में, धुरी राष्ट्र। इनको क्या कहा गया था, धुरी राष्ट्र। तो दूसरे खेमे में कौन से देश थे, तो दूसरे खेमे में कौन कौन सा आ जाएगा, तो फ्रांस हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, रूस हो जाएगा। तो इसमें कौन नंबर, और इन देशों को क्या कहा गया, मित्र राष्ट्र। इन देशों को क्या कहा गया, मित्र राष्ट्र। और इन तीनों देश को क्या कहा गया, धुरी राष्ट्र। तो उस समय इतना याद रखिएगा कि 1914 में जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें यूरोप कई गुट में बढ़ गया था, 2 गुट। पहला धुरी राष्ट्र, दूसरा मित्र राष्ट्र। यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता की विरोधी थी। अब इनमें से कौन सा ऐसा समूह था जो चाहता था कि वंश आधारित शासन को समाप्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो इसमें ऑप्शन होगा उदारवादी ख नंबर। तो उदारवादी समूह के लोग चाहते थे कि वंश आधारित शासकों का जो सत्ता है उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। 43, रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है।
अब लेनिन जब 1917 में अक्टूबर क्रांति हुआ, उसके बाद लेनिन द्वारा 3 गो मांग रखा गया था और इन्हीं तीनों मांग को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था, युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो इनमें हो जाएगा घ नंबर, इसमें सभी, इनमें से सभी आपका आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 नंबर बोला गया यहाँ पर कि यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूर की होगी। अब यहाँ जो संघर्ष होगा उदारवादी लोगों में या फिर पूंजीवादी लोगों के बीच, जो उसमें संघर्ष, जो जीत होगा, वो जीत किसका होगा, मजदूर का। अब ये विश्वास किसका था, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का ऐसा कहना था। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जब भी कभी जीत होगी तो वह किसकी होगी, मजदूरों की होगी। निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था, मतलब मित्र राष्ट्र से उसका कोई लेना देना नहीं था, वो मित्र राष्ट्र के विपरीत युद्ध में शामिल था। तो कौन था, जर्मनी। जर्मनी किसी भी, ना तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में शामिल था, ना द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब उसका मित्र राष्ट्र से कोई संबंध नहीं था। तो याद रखिएगा जर्मनी। 46 मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, तो मित्र राष्ट्र में कौन से देश आते थे, तो इसमें बोला गया जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और फ्रांस, जर्मनी, जापान। तो इसमें हो जाएगा ग नंबर, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये कौन से देश थे, मित्र राष्ट्र के देश थे। आगे देखें 47 नंबर, साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे, वही क्वेश्चन उनका रिपीट हो गया फिर से। तो साम्यवादी या समाजवादी बोलेगा तो कौन आएगा, कार्ल मार्क्स आएगा। किस दिन को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन ही, आप किताब से भी ढूंढ के बना सकते हैं। इसे यहाँ आंसर होगा 22 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारण आप लोग को पढ़ा चुके हैं इसमें। फरवरी क्रांति के बाद रूस में अंतरिम सरकार के रूप में प्रधानमंत्री किसे चुना गया, तो इसके बारे में पढ़ाए थे, केरेंस्की था जिसको प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। अगला है, रूस में अक्टूबर क्रांति के बाद किसका राष्ट्रीयकरण किया गया, या रूसी क्रांति के बाद बोल्शेविक पार्टी ने किसे समाप्त कर दिया गया। अब इन दोनों क्वेश्चन को साधारण में समझिए। जैसे राष्ट्रीयकरण बोला गया, तो राष्ट्रीयकरण किसका किया गया था, जो निजी संपत्ति, तो इसका आंसर है निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया, निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया गया। और किसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो यहाँ याद रखिएगा किसका, बैंक का, उद्योग का, इन सभी चीजों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बस ये हो गया आपका इतिहास का। इतिहास में टोटल जितना भी क्वेश्चन दिए थे नोट्स में, वह सारा का सारा इसमें आंसर आपका अवेलेबल है। बंद कर दीजिए।